हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। आपके लेके आए आज एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसमें कि 20 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। आगे इससे पहले के 3 प्रैक्टिस सेट मैथ के चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी और हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी आपके डाले जा चुके हैं। सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट भी डिटेल के साथ में डाले गए हैं। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि एसएससी जीडी परीक्षा के लिए है। साथ में इसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताई गई हैं जो कि आपके काम आने वाली है। बढ़ते हैं कुछ प्रैक्टिस सेट की तरफ। देखिए, मैथ के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन दिया है कि अंडर में 32 प्लस अंडर में 5 प्लस अंडर में 121 का मान होगा। इसका मान कितना होगा देख लेते हैं। देखिए, इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। इसको पहले राइट हैंड की साइड की तरफ से शुरू किया जाता है। 121 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। 11 5 में जोड़ेगा कितना हो जाएगा 16। देखिए इधर लिख के तो बता देते हैं आपको। ये हो जाएगा आपका 32 प्लस अंडर में 5 प्लस 11। अगले स्टेप में हो जाएगा आपका 32 प्लस 5 और 11 कितने होते हैं 16। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। ये हो जाएगा आपका अंडर में 36। 32 4 36, और 36 की वैल्यू होती है अंडर में, इसकी वैल्यू होती है 6। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी 6। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। यदि 64 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं तो वही कार्य 80 व्यक्ति कितने दिनों में करते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है m1 d1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 अपॉन w2। क्योंकि दोनों ही कंडीशन में वर्क क्या है, देखिए ये w क्या है दिखा रहा है, काम को दिखा रहा है, m व्यक्तियों को, d दिनों को दिखा रहा है। क्योंकि दोनों ही कंडीशन में काम क्या है समान है, तो w1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, w2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 हो जाएगी। देखिए पहली कंडीशन में व्यक्ति कितने हैं 64, देख लीजिए 64। दिन कितने लगा रहे हैं 15 दिन। ये बराबर हो जाएगा किसके, दूसरी कंडीशन में व्यक्ति कितने हैं 80 और दिन आपसे कुछ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से कटेगा ये 3 बार, 5 से कटेगा 16 बार, 16 से ये कट जाएगा आपका 4 बार, और 4 गुणा 3 में करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स आ जाएगा 4 तिया 12। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 दिन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। देखिए क्या दिया है। किसी कक्षा में 30% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, शेष बच्चे लड़कों का 40% क्रिकेट खेलते हैं, शेष 21 लड़के टेनिस खेलते हैं। तो कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कितनी है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कुल लड़के कितने हैं, कुल लड़के हैं आपके 100। कुल लड़के 100 हैं, जिसमें से 30% क्या खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं। यानी कि 100 का 30% निकालेंगे 30 ही आएगा। 30 कौन क्या खेलेंगे फुटबॉल वाला हो गए, फुटबॉल वाले बच्चे कितने हो गए 30 हो गए। अब कह रहा है कि शेष बचे लड़कों का, यानी शेष लड़के कितने बचे 70 बचे। 30 तो फुटबॉल खेलने वाले हो गए, शेष कितने बचेंगे 70। 70 का 40% क्रिकेट खेलते हैं, 70 का 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 28। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 चौक 28। 28 कौन खेलता है क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलने वाले कितने हो गए 28। अब कह रहा है शेष 21 लड़के टेनिस खेलते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से शेष कितने बचे 30 और 28 58। हमारे हिसाब से शेष बचे कितने 100 में से 58 तो खेलते ही हैं, शेष कितने बचे 42। यानी 42 बच्चे ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं, लेकिन एक्चुअल में टेनिस खेलने वाले हैं कितने, एक्चुअल में टेनिस खेलने वाले उसने दिए हैं 21। यानी 42 की वैल्यू है आपकी, 42 यूनिट की वैल्यू है 21। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 21/42। आपसे पूछा है कि कक्षा में लड़कों की कुल संख्या, यानी जो हमने 100 मानी थी 100 की वैल्यू चाहिए आपको, तो 100 बराबर हो जाएगा आपका 21/42 गुणा 100। 21 से 42 कटेगा 2 बार, और 2 से 100 कटेगा 50 बार, यानी कुल लड़कों की संख्या कितनी होगी 50। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
50। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 750 सैनिकों की एक टुकड़ी के पास 20 सप्ताह का भोजन था। यदि 4 सप्ताह के अंत में उनके साथ 450 सैनिक और शामिल हो जाएं, तो अब भोजन कुल कितने सप्ताह और चलेगा। देखिए इस तरह सवालों को कैसे करेंगे। देखिए यदि मान लीजिए 450 सैनिक नहीं आते, तो जो 750 सैनिक हैं वो 4 सप्ताह के अंत में यानी कि 16 सप्ताह खाना और खा लेते, यानी जो भोजन बचा हुआ है वो 750 के हिसाब से 750 गुणा 16 इतना भोजन होगा। लेकिन सैनिक कितने आ गए, 450 सैनिक और आ गए, यानी अब सैनिक कितने हो गए टोटल 750 प्लस 450 यानी 1200 सैनिक हो गए। अब शेष इतना खाना है, इतने ही खाने को 1200 सैनिक खाते हैं, इतने ही खाने को आपको 750 सैनिक खाते हैं। तो ये कितने दिन खाएंगे, हमने मान लिया x दिन खाते हैं। दोनों ही कंडीशन में क्या हो गया, खाना हो गया सेम। एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए 750 सैनिकों ने 20 सप्ताह का भोजन था 4 सप्ताह के अंत में, यानी अब मान लीजिए सैनिक नहीं आते, तो जो 750 सैनिक है वो 16 सप्ताह खाना खाते, यानी खाना कितना था, खाने की मात्रा थी 750 गुणा 16, और इसी मात्रा को 1200 सैनिक कितने दिन में खाएंगे, तो 1200 गुणा x, यानी दोनों कंडीशन में खाने की मात्रा क्या है, समान। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा। देखिए 15 से कटेगा ये 50 बार, 15 से कटेगा ये 80 बार, और 16 से कटेगा 80 5 बार, 5 से 50 कटेगा 10 बार। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, 10 दिन। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 10 दिन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी तथा सी के खर्चों में 8:5:2 का अनुपात है। यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है तब बी 700 रुपये बचाता है, तब ए की बचत कितनी होगी। देखिए 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। यदि इनकी आय की बात करें तो आय किस रेशियो में है, ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 5:3, सी का पता नहीं है। यदि इनके खर्च की बात करें यानी व्यय की बात करें तो इनका खर्चा किस रेशियो में दिया है, तो वो दिया है 8:5:2 के अनुपात में दिया है। ठीक है, इतना डेटा दे रखा है। लेकिन और क्या दिया है, देखिए यदि सी 2000 रुपये खर्च करता है, यानी सी कितना खर्च करता है, 2 यूनिट खर्च करता है, लेकिन एक्चुअल में कितना खर्च करता है, 2000 रुपये। इसका मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। 2 यूनिट की वैल्यू 2000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1000 होगी। उस हिसाब से 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8000, और 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5000। इसका मतलब ए का खर्चा कितना है, 8000, बी का खर्चा कितना है, 5000, सी का खर्चा कितना है, 2000। क्लियर। लेकिन आपसे बोला है कि बी 700 रुपये बचाता है, तो जरा ये बताइए बी खर्चा कर रहा है 5000 का, 700 रुपये बचाता है, इसका मतलब कमाता कितना होगा, तो 5000 प्लस 700, इसका मतलब 5700 रुपये कमाता होगा। तभी तो 700 रुपये 5000 खर्चा करता है, 700 रुपये बचा लेता है। लेकिन यदि अनुपात की बात करें तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट की वैल्यू 5700। बी की जो आय है वो 3 यूनिट के बराबर है, लेकिन एक्चुअल में कितनी है, 5700। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी बराबर होगी, 5700 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1900 के बराबर। ये जो 1 यूनिट है वो आय का है, और ये जो 1 यूनिट है वो खर्च का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1900 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक ही आय यानी 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 19 पंजे 9500। यानी ए कितना कमाता है, 9500 कमाता है। खर्चा कितना करता है, ए खर्चा करता है 800 रुपये, सॉरी 8000 रुपये। तो ए की बचत कितनी होगी, आपसे ए की बचत पूछिए, तो ए की बचत कितनी हो जाएगी, ए का खर्चा है 9500, एक सॉरी ए की आय कितनी है 9500, खर्चा कितना है 8000, इसका मतलब बचत कितनी हो जाएगी ए की 1500 रुपये। ये आपसे पूछा है ए की बचत कितनी है, जिसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 1500 रुपये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर क्या है। अंतर पूछा आपको दोनों की आयु का। देखिए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए बना लेते हैं 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, एक हो जाएगा वर्तमान का कॉलम और एक हो जाएगा 10 वर्ष बाद का कॉलम। क्लियर। यदि बात करें 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी थी, 4 गुनी थी। यदि दोनों की आयु का अनुपात क्या करें, एक तरफ लिखते हैं पिता
एक तरफ लिख लेते हैं पुत्र। तो देखिए 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी थी, 4 गुनी थी, यानी पुत्र की आयु यदि 1 यूनिट है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट, यानी दोनों की आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 4:1 है। और यदि बात करें कि 10 वर्ष बाद, आपसे बोला है कि 10 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना है, 62 वर्ष, इन दोनों की आयु का योग कितना है, 62 वर्ष है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 वर्तमान से अगर हम तुलना करें तो 10 वर्ष बाद, यानी वर्तमान से 10 वर्ष इसमें जुड़े होंगे पिता की उम्र में, और 10 वर्ष ही जुड़े होंगे पुत्र की उम्र में, यानी कुल मिला के 20 वर्ष जुड़े होंगे वर्तमान से 10 वर्ष बाद जाने के लिए। इसका मतलब यदि हम 20 वर्ष घटा दें 62 में से तो हम वर्तमान की कंडीशन में पहुंच जाएंगे। तो 20 वर्ष घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 42 वर्ष, यानी कि वर्तमान में पिता और पुत्र दोनों की आयु का योग कितना है, 42 वर्ष। इसी तरह वर्तमान से 6 वर्ष पूर्व जाने के लिए 6 वर्ष इसमें जुड़े होंगे, 6 वर्ष इसमें जुड़े होंगे, यानी 6 और 6 12 वर्ष। यदि 42 वर्ष में से 12 वर्ष घटा दें तो हम 6 वर्ष पूर्व में दोनों की आयु का योग निकल आएगा, कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। कहने का मतलब ये हुआ कि आज से 6 वर्ष पूर्व, यानी इस वाली कंडीशन में दोनों की आयु का जो योग है वो कितना है, 30 वर्ष है। कितना है, 30 वर्ष है। लेकिन यदि हम अनुपात में बात करें तो 4:1, यानी कि दोनों का योग कितना होगा, 4 और 1 5, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक्चुअल में 30 वर्ष के बराबर है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 वर्ष के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30/5, यानी कि 6 वर्ष। और आपसे पूछा है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है। दोनों के बीच का जो अंतर होगा उम्र का, वो चाहे 6 वर्ष पूर्व हो चाहे 10 वर्ष बाद हो, दोनों ही कंडीशन में जो डिफरेंस होता है वो एज का वो समान रहता है। तो 6 वर्ष पूर्व डिफरेंस कितना था, 4 और 1 का अंतर कितना था, 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष है तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 गुणा 3, यानी कि 18 वर्ष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। एज का जो डिफरेंस होता है वो हर कंडीशन में सेम ही रहता है, चाहे 10 वर्ष पहले पूछा है चाहे 20 वर्ष बाद पूछा है, दोनों ही कंडीशन में एज डिफरेंस होता है वो आपका समान रहता है। उम्मीद है आपको समझ में आया हुआ, नहीं तो आप रोक के एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 क्वेश्चन दिया है, देखिए 5 पेंसिल एवं 6 रबर का मूल्य कितना है, 101.80 रुपए है, 1.80 रुपए है, तथा 3 पेंसिल एवं 2 रबर का मूल्य 92 पैसे है। अलग अलग प्रत्येक पेंसिल एवं रबर का मूल्य क्या होगा। अलग अलग पूछा है आपको, किसका मूल्य पूछा है, पेंसिल का एवं रबर का मूल्य। तो देखिए पहले इक्वेशन बना लेते हैं, फिर इसको ऑप्शन की सहायता से करते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगा, देखिए एक तरफ पेंसिल दे रखी है, एक तरफ क्या दे रखी है, रबर। मान लेते हैं पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना है, x है, और जो रबर का मूल्य है वो कितना है, y है। ठीक है, 5 पेंसिल हैं तो 5x हो जाएगा मूल्य, और 6 रबर हैं तो 6y हो जाएगा, और दोनों कुल मिला के मूल्य है कितना, 1.80 रुपए। जब हम पैसों में बात करेंगे कितने पैसे हो जाएंगे, 180 पैसे बात हो जाएंगे। हमने पैसों में क्यों चेंज कर लिया, क्योंकि हमारे जो आंसर दे रखा है वो पैसों में ही दे रखा है। और यदि बात करें दूसरी कंडीशन की कि 3 पेंसिल और 2 रबर का मूल्य कितना है, 92 पैसे, यानी कि 3x प्लस के 2y कितना है, 92 पैसे। ये दो इक्वेशन हो गई। आपसे पूछा है कि प्रत्येक पेंसिल एवं रबर का मूल्य बताइए, यानी x और y का आपको वैल्यू बतानी है। चाहे तो आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ऑप्शन की सहायता से। देखिए ये छोटा ऑप्शन लग रहा है आपको, छोटा इक्वेशन लग रहा है, इसी में रखेंगे हम वैल्यू, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको चाहिए, वही दे रखी है। इनमें से पहली x की वैल्यू है, दूसरी y की वैल्यू है। दोनों को रख के देखते हैं किसमें हमारा 92 आता है निकल के। तो देखिए चेक करते हैं, पहले 5 रखेंगे x की वैल्यू, 5 दिया 15, 10 25 दूनी 50, 2500 कितना होगा ये आपका, 65 हो गया, 92 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं, 35 पैसे और 15 पैसे, 35 दिया 100, 35 से कितना होते हैं, 35 से 105 होते हैं, ये तो पहले से ही 92 से ज़्यादा हो गया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। तीसरा चेक करते हैं, 8 पैसे 15 पैसे, तो देखिए 8 दिया 24 और 15 दूनी 30, 30 और 24 कितना हो गया, 30 और 24 हो गया आपका 54, ये 92 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बचा आपका डी ऑप्शन, 24 पैसे और 10 पैसे। 24 का देखेंगे, 24 दिया 72
और 10 दूनी 20, 72 और 20 कितना हो गया 92, 72 और 20 कितना हो गया 92। देखिए ये आपका मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। देखिए गणित तथा अंग्रेजी विषयों की एक परीक्षा हुई। 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तथा 581 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो देखिए एक तो कैसे करेंगे, वेन डायग्राम की सहायता से कर लेते हैं। देखिए एक गोला बना लेते हैं इंग्लिश वाले का, एक गोला बना लेते हैं मैथ वाले का। ये इंग्लिश वाले का हो गया, ये मैथ वाले का हो गया। ठीक है, आपसे बोला कि 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो ये 20% बीच में आ जाएगा। क्लियर, ये आपका फेल वाले का बनाया हुआ डाटा। और आपसे बोला कि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण कितने हुए हैं 60%, तो इसका मतलब फेल कितने हुए होंगे 40%। इन अंग्रेजी में फेल हुए थे 40%, जिसमें से 20% हो गया ये वाला डाटा, तो ये वाला डाटा कितना बचा 20% का। आपसे बोला है कि गणित में कितने पास हुए थे, गणित में पास हुए थे 70%, इसका मतलब गणित में फेल कितने हुए थे 30%। 30 में से 20 डेटा तो ये हो गया, बचा कितना 10% डेटा ये वाला बचा हुआ, ये वाला एरिया। ठीक है, कुल मिला के ये जो फेल वाला डेटा है, तो कुल मिला के फेल कितने हुए थे, तो 20 और 20 40 और 10 50, यानी कुल मिला के 50% बच्चे क्या हुए थे, फेल हुए थे। इसका मतलब पास कितने हुए थे, तो पास हुए थे 50% फेल हुए हैं तो 50% ही पास हुए हैं, यानी 100 - 50 बराबर 50%। यानी पास वाले बच्चे कितने थे, उत्तीर्ण वाले बच्चे थे 50%। लेकिन यदि बात करें संख्या में, तो संख्या कितनी थी, यानी 50% की वैल्यू आपको दे रखी है 581। आपसे पूछा है 100% की वैल्यू कितनी होगी, यानी कुल मिला कुल विद्यार्थी कितने थे, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी। देखिए ये इसका डबल है, 50 का 100 है, तो इसका भी डबल कितना हो जाएगा 1162। आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1162। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। एक क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 43 है। यदि 11वें खिलाड़ी के रन भी उसमें जोड़ दिए जाएं तो 11 खिलाड़ियों के रन के औसत में 1 रन की कमी हो जाती है। तो 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। देखिए 10 खिलाड़ियों का औसत कितना है 43, कुल मिला के दोनों 10 खिलाड़ियों ने टोटल रन कितने बनाए होंगे, तो 10 गुणा 43 यानी कि 430। 10 खिलाड़ियों को ये औसत दे रखा है, ये संख्या दे रखी है, तो योग कैसे निकालते हैं, औसत गुणा संख्या से 430। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि जो 11 खिलाड़ी हो गए उनका औसत कितना हो गया, एक कम हो गया, यानी पहले 43 था तो अब कितना हो गया 42। यदि इन्होंने कुल कितने रन बनाए, तो 11 गुणा 42 कितना होता है 462, यानी 11 खिलाड़ियों ने रन बनाए 462, 10 खिलाड़ियों ने रन बनाए 430। इसका मतलब 11वें खिलाड़ी ने कितने बनाए, तो 11वें खिलाड़ी ने बनाए 462 माइनस के 430, यानी कि कुल मिला के 32 रन बनाए, क्योंकि ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए आपका वो दे रखा है, सारणी दे रखी है। देखिए विभिन्न वर्षों में 4 बैंकों द्वारा वितरित किए गए करोड़ रुपयों में ऋण दे रखा है, ये ऋण का डेटा दे रखा है, इधर बैंक दे रखे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस वर्ष में सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि उपरोक्त वर्षों में दी गई औसत ऋण राशि के निकटतम थी। यानी सभी बैंकों द्वारा जो ऋण दिया गया है, यानी ये जो ऋण दिया गया है इनका औसत इनमें से किस बैंक द्वारा औसत ऋण राशि के निकटतम था। तो देखिए सभी बैंकों का पहले औसत निकाल लेते हैं। सभी बैंकों का औसत कितना हो जाएगा, कितना 87 प्लस 104 प्लस 113 प्लस 120, इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आंसर, इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 424। यदि इसके औसत की बात करेंगे तो औसत कितना है, औसत में 1 2 3 4 4 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा ये 106, 106 हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है कि किस
औसत ऋण राशि की निकटतम थी। सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि औसत ऋण राशि की निकटतम थी। देखिए 106 के पास में किसका दे रखा है ऋण? देखिए 106 का दे रखा है, 106 के पास में दे रखा है 104। 104 किस साल में था? किस वर्ष में? किस साल में था? ये आपका 2008 में था। ये आपसे पूछा कि 2008 में आपसे पूछा किस वर्ष में सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि 2008 में कितनी दी गई थी? 104, जो कि आपके सभी बैंकों द्वारा जो ऋण दिया गया उसके औसत के लगभग लगभग क्या है? बराबर है। तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2008। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 2009 से 2010 में सभी बैंकों द्वारा मिलाकर दी गई कुल ऋण राशि में वृद्धि का प्रतिशत क्या है? देखिए कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 2009 में कितना था? 2009 में 113 था। 2010 में कितना है? 2010 में 120 है। यानी कितने करोड़ की वृद्धि हुई है? 7 करोड़ की वृद्धि हुई है। कितने पे? 113 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी 6 सही, 22/113। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, देखिए धातु के तीन ठोस गोलों का व्यास दे रखा है 6, 8, 10। इन्हें पिघलाकर एक नए ठोस गोले के रूप में ढाला गया है। नए गोले का व्यास क्या है? व्यास पूछा है। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या काम करता है? इसमें कॉन्सेप्ट काम करता है कि ये जो तीनों गोले हैं इनका जो कुल आयतन होगा वो इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होता है। और गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला होता है आयतन का। देखिए, और व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? ये व्यास दे रखा है, तो ये आपका क्या है? ये आर आपकी क्या है? त्रिज्या। व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो चलिए देखते हैं। पहले पहले ये आपके व्यास दे रखे हैं, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3, इसकी हो जाएगी 4, इसकी हो जाएगी 5। क्लियर? इनकी त्रिज्या निकल आएंगी। तो देखिए पहले इनका आयतन निकाल लेते हैं तीनों का, फिर उसका आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर रख देंगे। आयतन कैसे निकालेंगे? देखिए देखिए पहले वाले इस वाले गोल का जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3, इसका आयतन कितना आ जाएगा? 4/3 पाई आर यानी 3 का क्यूब। दूसरे वाले जिसकी त्रिज्या कितनी है? 4, इसका आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई 4 का क्यूब। तो ऐसे तीसरे वाले का हो जाएगा 5 का क्यूब। हमें अपने बड़े गोले की त्रिज्या व्यास पूछा है, तो इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। इन तीनों का आयतन किसके बराबर हो जाएगा? बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर। बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी है? आर है, कैपिटल आर। अब इसको जोड़ लेते हैं। क्या देखिए इसमें 4/3 पाई कॉमन है तीनों में, तो 4/3 पाई तीनों में से कॉमन ले लिया। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। और 5 का क्यूब होता है 125 बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 216 बराबर किसके है? आर क्यूब के। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 216, तो किसके बराबर होगा? 6 के। यानी बड़े गोले की जो त्रिज्या निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 6। लेकिन आपसे पूछा क्या है? व्यास पूछा है। इसका मतलब व्यास कितना हो जाएगा? व्यास बराबर हो जाएगा आपका 6 गुणा 2 यानी कि 12। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर है। इसके बाहर चारों तरफ से 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। रास्ते पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च कितना आएगा? देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, उस फॉर्मूले से आपका पूरा हो जाएगा। देखिए मान लीजिए आपका ये आयत बना हुआ है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? एल है, इसकी चौड़ाई कितनी है? बी है। इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया है, इसकी चौड़ाई कितनी है? एक्स चौड़ाई है, ठीक है। अब आपको इसका इस ये रास्ता है, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कितना होगा? तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इसके एरिया का फॉर्मूला होता है 2x एल प्लस बी प्लस के 2x। आपको बस ये वाला फॉर्मूला लगाना है। देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ पे एल कितना है? एल यहाँ पे दे रखा है आपका,
एल दे रखा है 45 और चौड़ाई कितनी दे रखी है 25, एक्स कितना दे रखा है 2.5। फॉर्मूला लगा दीजिए, देखिए 2 गुणा एक्स यानी 2 गुणा 2.5, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 45, बी की वैल्यू कितनी है 25 प्लस 2 गुणा 2.5। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25 और 45 कितने हो जाएंगे 70 और 5 75। इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 375, यानी जो एरिया निकल के आया वो कितना निकल के आया 375 वर्ग मीटर। लेकिन आपसे पूछा है उसका खर्चा कितना होगा, तो 1 वर्ग मीटर खर्चा दे रखा है, ठीक है 1 वर्ग मीटर खर्चा कितना दे रखा है, 1 वर्ग मीटर खर्चा दे रखा है 10 रुपये, तो 375 वर्ग मीटर खर्चा कितना हो जाएगा 375 गुणा 10 यानी कि 3750 रुपये। ये आपसे बोला, ये आंसर हो जाएगा आपका, कितना आंसर हो जाएगा 3750 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 54। 8 संख्या को औसत दे रखा है 14, 6 संख्या को दे रखा है 16, तो शेष 2 संख्या का औसत बताइए। देखिए 8 संख्या का औसत 14 दे रखा है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 14 × 112। 6 संख्या का औसत कितना दे रखा है 16, तो 6 संख्या का योग कितना हो जाएगा 16 × 96, यानी शेष 2 संख्या बच्ची उनका जोड़ कितना होगा, कितना हो जाएगा आपका 16। इसमें से अंतर कर देंगे कितना आ जाएगा 16, यानी शेष 2 संख्याएं जो बची उनका टोटल कितना होगा 16। यदि उनको औसत निकालना हो, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, तो उनका औसत कितना हो जाएगा 8। आपसे यही पूछा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए पी तथा क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं एवं क्यू तथा आर मिलकर इस कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि पी की कार्य करने की क्षमता आर से 2 गुनी है, तो अकेला क्यू इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से समझ लीजिए। देखिए पी और क्यू मिलकर एक कार्य कितने दिन में करते हैं 12 दिनों में, और क्यू और आर मिलकर कितने दिन में करते हैं 15 दिनों में। हम मानते हैं टोटल जो कार्य है वो हमारा कितना है 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 15 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। हमने मान लिया टोटल काम कितना है हमारा 60, इसको P प्लस Q मिलकर कितने दिन में करते हैं आपका 12 दिन में करते हैं। इसका मतलब 12 दिन में यदि P और Q पूरा काम कर देते हैं, इसका मतलब एक दिन में कितना करते होंगे, एक दिन में करते होंगे 5 यूनिट, क्लियर 5 का ही काम करते होंगे। इसी प्रकार Q और R मिलकर 15 दिन में पूरा काम कर देते हैं, Q और R मिलकर पूरा काम कितने दिन में करते हैं 15 दिन में, तो एक दिन में कितना करते होंगे 4 यूनिट। ये जो 4 यूनिट और 5 यूनिट निकल के आया, ये क्या होता है, इनकी क्षमता होती है, कार्य क्षमता, यानी एक दिन में क्या है कार्य उसकी कार्य क्षमता कहलाता है। और आगे दे रखा है सवाल में, यदि P की कार्य करने की क्षमता R से 2 गुनी है, यानी P और R की जो क्षमता का रेशियो है, P की कार्य करने की क्षमता R से 2 गुनी है। यदि R की क्षमता 1 है, एक दिन में 1 काम करता है, तो P एक दिन में कितना काम करेगा 2, यानी दोनों की जो कार्य क्षमता का रेशियो है वो कितना है 2:1 है, क्लियर। आप देखते हैं, देखिए R प्लस क्यू कितना है, R प्लस क्यू दोनों की कार्य क्षमता कितनी है 5 यूनिट, और Q प्लस R की कार्य क्षमता कितनी है 4 यूनिट। तो इसमें से इसको घटा दें तो प्लस का क्यू माइनस का क्यू से कट जाएगा, तो R सॉरी यहाँ पे कितना था P प्लस क्यू था, कितना था P, सॉरी यहाँ P है, ये आपका कितना है P है, ये भी कितना हो जाएगा P, तो P माइनस के R कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी कि 1, 5 माइनस 4 माइनस की 1। कहने का मतलब ये हुआ कि P की कार्य क्षमता में से यदि R की कार्य क्षमता करा दी जाए तो हमें 1 यूनिट कार्य क्षमता मिलेगी, और यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है उसमें से भी 2 में से 1 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि P एक दिन में कितना काम करता है 2 यूनिट, और R एक दिन में करता है 1 यूनिट काम। इस बात का सत्यापन कहाँ से हुआ है हमारा, इस वाली लाइन से हुआ है। इसका मतलब P एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, और R एक दिन में कितना काम करता है 1 यूनिट काम करता है, तो 2 माइनस के 1 बराबर 1 होगा, क्लियर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो P का एक दिन का काम कितना हो गया 2 यूनिट, और R का एक दिन का काम हो गया 1 यूनिट। तो जरा देखिए यदि Q प्लस R बराबर 4 है, Q प्लस R बराबर 4 है, जिसमें कि R की वैल्यू कितनी है 1, तो Q की वैल्यू कितनी होगी 3 यूनिट।
यानी क्यू एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। यानी क्यू की जो कार्य क्षमता वो कितनी है, 3। लेकिन पूरा काम कितना है, 60। तो क्यू पूरे काम को समाप्त करने में कितना दिन लेगा, एक दिन में करता है 3 यूनिट, टोटल काम कितना है 60। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देगा, 20 दिन में। ये आपसे पूछा कि क्यू पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 20 दिन। धीरे धीरे देखिए जरा, आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। देखिए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1200 का 4 वर्ष का मिश्रण दे रखा है 2016 रुपए। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्रण क्या होता। तो देखिए, यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि होगी तो इसका मतलब हमें हमारे मिश्रण में भी 1% की वृद्धि होगी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ब्याज की दर में वृद्धि हो रही है, उससे हमारे मिश्रण में भी वृद्धि होती है। तो देखिए, 1% की वृद्धि हमारे मूलधन पे हो रही है, तो मूलधन कितना है हमारा 1200। तो 1200 का मूलधन गुणा दर, यानी 1% की वृद्धि कितने साल के लिए हो रही है, 4 साल के लिए हो रही है, बटे में 100। उसको काट पीट करेंगे कितना आ जाएगा, 48। यानी 1% की वृद्धि से होने से हमें 4 साल में कितने रुपए ब्याज अधिक मिलेगी, 48 रुपए ब्याज अधिक मिलेगी। 1% की वृद्धि होने से हमें 4 साल में 48 रुपए ब्याज अधिक मिलेगी। लेकिन हमें पहले पहले हमारा मिश्रण कितना था, 2016 था। तो अभी मिश्रण कितना हो जाएगा, 2016 में हम कितना जोड़ देंगे, 48 रुपए जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2064 रुपए। ये आपसे पूछा, यानी 1% की वृद्धि होने से हमें 48 रुपए ब्याज में एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो हमारे जो एक्स्ट्रा मिले हैं वो हमें ब्याज में जुड़ जाएंगे। सॉरी, जो हमारे एक्स्ट्रा मिले हैं वो हमारे मिश्रण में जुड़ जाएंगे। तो हमारा मिश्रण कितना हो जाएगा, 2064 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ए ने 5% के लाभ पर एक मेज को 420 में बेचा, बी ने 6% के लाभ पर 470 रुपए में बेच दिया। तो किसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ और कितना अधिक प्राप्त हुआ। आपसे पूछा है कि दोनों ने बेचा तो किसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ और कितना अधिक प्राप्त हुआ। देखिए, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, जब बात करें ए की, एक तरफ दे रखा है बी। ए ने 5% के लाभ पर बेचा, एक मेज को 420 में बेचा। यदि बात करें 5% की, तो 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20। इस 1/20 का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हमने 20 में खरीदी थी, एक का हमने लाभ कमाया और हमने 21 में बेच दी। 20 की खरीदी, एक का लाभ कमाया, 21 में बेच दी। लेकिन हमने एक्चुअल में बेची कितनी है, 420 की। तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 420। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 420 बटे में 21, 21 दूनी 42। यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई, 20 रुपये। तो हमारा हमने खरीदी कितने की थी, 20 यूनिट की। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 गुणा 20 यानी कि 400 रुपये। यानी ए ने जो वस्तु खरीदी थी वो 400 खरीदी थी और बेची बेची कितनी, 420 की। इसका मतलब ए ने जो लाभ कमाया वो कितने रुपए कमाया, 20 रुपये का। कितने कमाया, 20 रुपये कमाया। अब बात करें बी की, बी ने क्या किया, बी ने 6% के लाभ पर 470 रुपये में बेच दिया। 6% की बात करें तो 6% का फ्रैक्शन होता है 3/50, यानी 6/100 यानी 3/50। यानी कोई चीज़ उसने 50 रुपये में खरीदी थी, 3 का लाभ कमाया तो 53 रुपये में बेच दी। लेकिन एक्चुअल में उसने कितने रुपये में बेची, 477 रुपये में। तो 53 यूनिट की वैल्यू हो गई 477। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 477/53 यानी कि 9। लेकिन उसने खरीदी कितने की थी, 50 यूनिट की। तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 गुणा 9 यानी कि 450। यानी जो बी था उसने 450 में खरीदी और 470 में बेच दी। इसका मतलब बी ने कितने रुपए कमाया, लाभ 27 रुपये कमाया। आपसे पूछा है कि किसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ और कितना अधिक प्राप्त हुआ। बी को 27 रुपये का लाभ हो रहा है, ए को 20 रुपये का लाभ हो रहा है। किसे अधिक प्राप्त हो रहा है, बी को अधिक लाभ मिल रहा है। कितना अधिक मिल रहा है, 7 रुपये अधिक मिल रहा है। इसको 7 रुपये क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी को मिला है कितने रुपये एक्स्ट्रा मिला है, 7 रुपये एक्स्ट्रा मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़कर फिर उस पर 10% व 10% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं। अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य बताइए। मान लेते हम वस्तु का मूल्य कितना था, 100 रुपये था, उसको बढ़ा कितना कर दिया, 130 कर दिया। 30% बढ़ाकर लिखा गया, 130 कर दिया। और उस पर कितने परसेंट के बट्टे दिए हैं, 10% के दो बट्टे दिए हैं।
मैंने पहला बट्टा दिया तो 90%, 130 का 90% निकाल देंगे। दूसरा बट्टा दिया तो फिर इसका 90% निकाल देंगे। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे, इतनी फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर कितना है 105.3%। कितना है 105.3, यानी पहले 100 था हमारा मूल, अब कितना हो गया 105.3 हो गया। इसका मतलब वृद्धि कितनी हुई 5.3 की परसेंटेज की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी 5.3%। जब इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। दो संख्याओं का लासापा दे रखा है 42 84, उनका मासा दे रखा है 34, उनमें से एक संख्या दे रखी है 204, दूसरी संख्या बताइए। देखिए फॉर्मूला होता है वो नोट कर लीजिए, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये आपका फॉर्मूला होता है। देखिए लासा दे रखा है आपको 42 84, मासा दे रखा है 34, एक संख्या दे रखी है 204, दूसरी संख्या आपसे पूछी है। क्लियर। अब देखिए सॉल्व कर लेंगे इसको, 34 से ये कटेगा आपका 6 बार और 6 से ये कटेगा आपका 714 बार, तो दूसरी संख्या क्या आ गई आपकी, दूसरी संख्या होगी आपकी 714, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपकी ए में दे रखी है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, जो कि आपका अंतिम क्वेश्चन है। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, देख लेते हैं आज का। एक डीवीडी प्लेयर को 4860 में खरीदा गया, अब 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने दाम पर बेचना चाहिए। देखिए खरीदा कितने गया है 4860 में, 25% का लाभ कमाना है तो कितने बेचा जाएगा। देखिए 25% की भिन्न कितनी होती है 1/4, यानी कोई चीज़ यदि 4 में खरीदी है हमने तो 1 के लाभ पर वो बेची जा रही है। 4 में खरीदी है तो 1 के लाभ पर बेची जा रही है, इसका मतलब कितने में बेची जा रही है वो 5 में बेची जा रही है। लेकिन हमें 4 की वैल्यू दे रखी है, 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4860, यानी 4 में खरीदी है, लेकिन 4 में कितने खरीदी है 4860 में खरीदी है। 4 की वैल्यू कितनी है 4860, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4860 बट्टे में 4। जब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा ये 1 2 15, यानी 1215 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1215। आपसे पूछा कितने में बेची जाए, यानी 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है आपसे, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1215 गुणा 5, यानी कि 6075 रुपये। जो कुछ ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 6075 रुपये। तो ये था आपका आज का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नए ट्रिक समझ में आई होंगी, बेसिक से समझाया था वो भी समझ में आया होगा। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।